गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल की क्लास में हम लोगों ने पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और उनका डिफरेंस अंडरस्टैंड किया। अलोंग विद दैट साइनसॉइडल फंक्शन, साइन एंड कॉस की नेचर को अंडरस्टैंड किया, कर्व किस तरह से बनता है ना। उसको मैं फाइनली एक बार फिर से समाप्त करता हूं। अगर मैं साइनसॉइडल कर्व में साइन को समझने की कोशिश करूं तो साइन गोज लाइक दिस, इट विल रिपीट इटसेल्फ, गोज लाइक दिस। फाइन, ये 0 और इस t टाइम के बाद इसने अपने आप को एज इट इज रिपीट किया, सो दिस बिकम्स द टाइम पीरियड। हाफ ऑफ टाइम पीरियड 1/4 t/8। तो यहां से मैंने समझाने की कोशिश करी, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेनेवर यू डू क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन ऑसिलेटरी मोशन जहां पे साइन और कॉस इन्वॉल्व होंगे, यू कैन नॉट अप्लाई यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग अगर टाइम हाफ होगा तो डिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, बट यहाँ पे साइनसॉइडल कर्व होती है, इसमें 0.707 आता है। तो विल बी डिस्कसिंग मोर ऑन दिस, बट बस एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश मत करना, ये कॉस बनता है। फिर इसके लिए भी टाइम पीरियड यहां से यहां तक 0 to t। तो आपकी कमांड हो जानी चाहिए साइन और कॉस के ऊपर। सर आंसर इज ओके, फूरियर, वेरी गुड। किसने आंसर किया ये? गुड टू सी। ओके, दिस वाज अर्नब एंड अगम, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ऑनलाइन का ये बेनिफिट तो है, जिस दिन बारिश आ रही है आप घर से क्लास कर सकते हैं, क्लास ऑफ करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग आ सकते हैं, अगेन इट्स नेवर लाइक दैट। तो एनीवेज, साइन इस तरीके से और कॉस इस तरीके से, ठीक है। मैक्सिमम बोला तो कॉस और 0 बोला तो साइन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पीरियोडिसिटी ऑफ दीस फंक्शंस अ लिटिल मोर। आप जानते हैं साइन थीटा अपने आप को रिपीट करता है कितने एंगल के बाद? साइन थीटा की वैल्यू अपने आप को कितने एंगल के बाद रिपीट करती है, कोई बता सकता है? 360। 360 में पूरा आता है, देखिए यहां से जो वैल्यू यहां पर है वही 360 घूमने के बाद वापस, जो यहां पर है 360 घूमने के बाद वापस। आप ये कह सकते हैं सर यहां भी 1/√2 और यहां भी 1/√2, सेम की बात नहीं हो रही, पूरा पैटर्न रिपीट होना चाहिए। पूरा पैटर्न रिपीट होता है आफ्टर एंगल ऑफ 2π, यानी आप साइन थीटा लिखो या साइन ऑफ 2π प्लस थीटा लिखो, ये एक ही बात। तो हर किसी को क्लियर होना चाहिए। एंड दिस इज नॉट ओनली ट्रू फॉर साइन बट आल्सो ट्रू फॉर कॉस। आप अगर cos थीटा लिखें या cos ऑफ 2π प्लस थीटा लिखें, अगेन द वैल्यू कम्स आउट टू बी सेम। यानी एंगल की फॉर्म में, जिसे हम फेज बोलेंगे आगे जाके, एंगल की फॉर्म में रिपीटेशन कब आता है? 2π के बाद। तो आप ये लिख के रखो ताकि आपको चीजें याद रहे। लिखे शाबाश। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2π प्लस थीटा, और साथ में cos थीटा इज इक्वल टू cos 2π प्लस थीटा। This shows that sine and cos are periodic with an angle of 2π, with an angle of 2π। अब ब्रैकेट में ना फेज भी लिखो, PHASE, फेज। आज समझाऊंगा आपको फेज का मतलब क्या होता है, ठीक है? क्लियर? साइन हो या कॉस हो 2π के साथ ही। अब साथ साथ अगर मैं ऐसा लिखूं साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी, समझो ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज 2π/t, दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 2π/t इनटू t। तो जो आपने यहाँ पे ये t मेंशन किया, दिस इज टाइम पीरियड ओनली, दिस इज टाइम पीरियड ओनली। तो क्या होता है, ये वाला फंक्शन अपने आप को रिपीट करेगा कितने टाइम के बाद? t टाइम के बाद। उसे जस्टिफाई करके देख लेते हैं, लिखिए जरा। for ft is equal to sin of omega t, that means sin of 2π/t into t। omega is 2π/t और t is 2π/omega, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। 2π/t ये हम पहले सर्कुलर मोशन में भी कर चुके हैं। कहा किया था
वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। एक पूरा चक्कर लगाएंगे तो कितना एंगल कवर हो जाएगा 2 पाई, और उसमें जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं कैपिटल टी। सो पूरा एंगल अपॉन टाइम क्या बन गई एंगुलर वेलोसिटी। सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फाइन, कमिंग बैक टू sin ओमेगा टी लिखे हैं 2 पाई बाय टी इनटू टी लिखे, एक ही चीज है। अब ये देखते हैं कि ये टी टाइम पे पीरियोडिक है कि नहीं। तो दैट मींस लिखे जरा, let us check its periodicity with time capital T. Let us check its periodicity with time capital T। मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि भाई t टाइम के बाद क्या ये फंक्शन अपने आप को रिपीट करेगा। देखते हैं भाई। So let me write it as sin of 2 pi by t plus capital T, right? प्लस क्या कर दिया हमने कैपिटल टी कर दिया। So sin of 2 pi by t into t plus capital T, क्या यहाँ पे वापस हमें sin of 2 pi by t into t मिल जाएगा। Let's try to see this. That's equal to, अब देखिए क्या क्या सॉल्व किया जा सकता है इसके अंदर, एनीवन बोले शाबाश। आपको क्या करना है, t के प्लेस पे t plus 3 लिखना, ये छोटी सी बात समझ। मैंने फेज थोड़ी ना ऐड ऑन किया है हरगुन, मैंने फेज ऐड ऑन नहीं किया, मैंने टाइम ऐड ऑन किया। तो ये छोटी सी बात आपको समझनी है कि अगर मैं 2 पाई बाय टी इंटू टी प्लस समथिंग करता हूं, ऐसे कर दूं, तो दैट मींस मैं एंगल ऐड कर दूं। हर कोई समझ सकता है साइन के साथ या कॉस के साथ जो लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अब एंगल तो टाइम की फॉर्म में नहीं होगा, एंगल तो 2 पाई पाई इस तरीके से होगा। सो अगर मैं यहाँ पर 2 पाई ऐड कर दूं तो आप मानते हैं फंक्शन अपने आप को रिपीट करेगा। देखो ना ध्यान से, अभी आप बोल रहे थे cos 2 पाई प्लस थीटा इज सेम एज cos थीटा, sin 2 पाई प्लस थीटा इज sin थीटा, वही चीज यहाँ पे होगी। अगर मैंने 2 पाई ऐड कर दिया तो sin of 2 पाई by t into t plus 2 पाई again becomes equal to sin of 2 पाई by t into t, ये वापस से बनेगा। तो फिर समझा रहा हूँ, ये तो मैंने एंगल ऐड किया ना, आई वांट टू सी द पीरियोडिसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो टाइम की फॉर्म में पीरियोडिसिटी देखना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा, t के प्लेस पे t प्लस t लिखना। क्लियर। तो जो लोग बाद में आए या बाद में ज्वाइनिंग किया है, एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट देखिए। हम लोग ये जानते हैं कि कॉस में थीटा में अगर 2 पाई ऐड कर दो, यानी कॉस 45 है, कॉस 45 प्लस 2 पाई, तो घूम फिर के वापस वही आ जाएगा। cos 90 प्लस 2 पाई घूम के वापस वही आ जाएगा। दैट मींस 2 पाई एंगल की फॉर्म में इसकी पीरियोडिसिटी को डिफाइन करता है, साइन के लिए भी और कॉस के लिए भी। वही चीज यहाँ पे ट्राई आउट कर रहे हैं। एक्चुअली हम देखना चाहते हैं जो कैपिटल टी ने लिखा, क्या इसके बाद एक्चुअली में वैल्यू अपने आप को रिपीट करती है मैथमेटिकली। sin ओमेगा टी, ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय टी, अगर मैं 2 पाई ऐड करता हूं तो यही वाली चीज कर रहा हूं, एंगल के अंदर 2 पाई ऐड कर दिया, एंगल के अंदर 2 पाई ऐड कर दिया, तो ये चीज अपने आप को रिपीट करे। बट इफ आई वांट टू डू इट इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एट द प्लेस ऑफ स्मॉल t आई राइट t प्लस t। तो देख लेते हैं ओपन करके, दैट इज नाउ इक्वल टू sin ऑफ, आप देखिए 2 पाई बाय t से मल्टीप्लाई करेगा, यू गेट 2 पाई बाय कैपिटल T इनटू t प्लस, अगर ये फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो t कैंसिल आउट हो जाएगा, t कैंसिल आउट हो, क्या बचा 2 पाई आ गया वापस। सो अगेन sin ऑफ 2 पाई बाय t इनटू, ये मैंने सिर्फ आपको मैथमेटिकली कंफर्टेबल करने के लिए किया, अदरवाइज इतना तो हमने वेवफॉर्म में देख लिया था कि टी टाइम का वेवफॉर्म अपने आप को रिपीट करेगा। सो बिना किसी जल्दबाजी के हमें अच्छे से इस फंक्शन को समझ के आगे। तो अगर मैं आपसे 1 मार्क में पूछूं व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एंगल, तो आपका आंसर क्या होगा 2 पाई। एंड व्हाट इज द पीरियोडिसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ टाइम कैपिटल T, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम कैपिटल T, क्योंकि आप जब t के प्लेस पे t प्लस t लिखते हैं तो आपको वापस से सेम रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो स्टार मार्क करके लिख लीजिए, लिखना शुरू करें सभी। जिन्होंने बाद में ज्वाइनिंग किया वो 5 मिनट का लेक्चर देख लेना, समझाने वाली बात मैंने आपको बता दी है, डिक्टेशन यहीं से स्टार्ट कर ले। लिखें
साइन एंड कोसाइन साइन एंड कोसाइन फंक्शन have a periodicity capital T. Sine and cosine function have periodicity capital T और उसे लिखें 2 पाई बाय ओमेगा। एक ही बात है ना, periodicity capital T that is 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, नॉट श्योर कि चलेगा क्या। और साथ में मेंशन करें whereas it repeats after angle 2 pi. It repeats after angle 2 pi. ठीक है, आगे समझ में मुश्किल चीज तो नहीं थी भाई। एंगल की फॉर्म में कितने का रिपीटेशन आएगा 2 पाई पे, और टाइम की फॉर्म में कैपिटल टी। और क्या कैपिटल टी को ओमेगा की फॉर्म में लिखा जा सकता है? यस एग्जैक्टली, इट्स 2 पाई बाय ओमेगा। दैट्स फाइन। ठीक है, तो अब यहां से कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस करेंगे चेक करते हुए कि उनकी पीरियोडिसिटी कितनी है। चलिए, उससे पहले एक बड़े आसान से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। देयर आर टू बॉयज ए एंड बी, ये बॉल P, बॉल Q। देयर आर टू बॉयज ए एंड बी। ए को यहां जाके वापस आने में लगते हैं सपोज 2 मिनट्स, और बी को जाके वापस आने में लगते हैं 3 मिनट्स, राइट। ए भाग के 2 मिनट में वापस आया था, बी 3 मिनट में वापस आया था। आफ्टर व्हाट टाइम वुड दे बी टुगेदर एट पी? अगर वो एक साथ रेस शुरू करते हैं तो कितने, वो भागते रहते हैं, है ना, तो कितने टाइम के बाद दोनों वापस यहाँ पे सेम एक साथ? नहीं, आपको बस बताना है, भागते जा रहे हैं तो ए गया वापस आ गया वापस आ गया, ऐसे चल रहा है, बी भी ऐसे चल रहा है। If they start together, after what time would they together be again at ball B? सोचा, आंसर करें लोगों। फिजिक्स का क्वेश्चन तो है नहीं। अरमान का आंसर सही है, बिल्कुल। वेनी का सही है, वेरी गुड। बाकी लोग भी ट्राई करें। कितने मिनट्स बाद? ओके, ट्राई करो, सोचो। विदांश, हर्षीन, आपका आंसर भी सही है। अब यहाँ वाले पता है क्या बोलेंगे कि ये तो ना नेट से चेक करके आंसर कर रहा है। हाँ, आपका आंसर ठीक है नंदेश, 6 आ गया। 6 इज द राइट आंसर। देखते हैं कैसे। सुनना, पहले मैं बिल्कुल ऐसे समझाता हूँ कि मैं 3rd क्लास के बच्चों को भी ऐसे समझाता हूँ। ए ने जब शुरू किया तो जाके पहली बार जब वापस पहुंचा तो कितने मिनट हो चुके थे? 2 मिनट्स। जब वो दोबारा से आया तो कितने मिनट्स हो चुके थे? 4 मिनट्स। फिर से आया तो कितने हो चुके थे? 6 मिनट्स। इतना समझ आ गया? यानी 2 मिनट पे, 4 मिनट पे, 6 मिनट पे ए यहाँ पे होगा। बी को चेक करते हैं। बी जाके वापस आया पहली बार तो कितने मिनट्स हुए थे? 3 मिनट्स। फिर दोबारा आया तो कितने हुए थे? 6 मिनट। तो यानी जब टाइम 6 मिनट हुआ तो दोनों एक साथ यहाँ पर है ना। आगे समझ में? बहुत बढ़िया। कभी तुमने एलसीएम एचसीएफ वगैरह पढ़े? लीस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ा है कभी? तो उसका क्वेश्चन था। जय हो। मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि 6 7 पास कर ली तो कभी यूपी नहीं होगी। बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, ना रहे पर पास होते रहो। सो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। अभी मैं आपको फिजिक्स में इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ जो बहुत ही आसान होंगे, पर मतलब शर्म करो ऐसे क्वेश्चन के आंसर भी पूछे तो आने चाहिए कि भाई ये दोनों एक साथ कब होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को लीस्ट कॉमन मल्टीपल से सॉल्व किया जाता है। चलो, कोई बात नहीं। अभी देखिए, अगर मैं एक फंक्शन बना दूं, सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड इट इज रिटन एज से 3 sin 2 pi t, 2 पाई बाय ओमेगा डाल दें, बाय ओमेगा टी, प्लस से 4 sin पाई बाय ओमेगा टी। ये अब दो साइनसॉइडल फंक्शंस का कॉम्बिनेशन हो गया। क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं? अगर है तो कितने टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करें? तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस। आप दोनों फंक्शंस की पीरियोडिसिटी चेक करेंगे कि दोनों कितने टाइम के बाद खुद को रिपीट करते हैं, और फिर
2 पाई बाय टी, सॉरी इसे करेक्ट कर दो, 2 पाई बाय टी। एंड अब इसमें क्या करना पड़ेगा, I have to go for omega, and go for 2 omega। थोड़ा चेंज कर रहा हूँ बिकॉज कैपिटल टी की फॉर्म में तो डायरेक्टली पता चल जाएगा। आई वुड लाइक टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। तो 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 sin 2 ओमेगा टी, ये दो फंक्शंस बन गए। इनमें से अगर आपसे फर्स्ट फंक्शन का टाइम पीरियड पूछा जाए तो कितना है, t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, बिकॉज आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ओमेगा। ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, सो t इज 2 पाई बाय ओमेगा। ऐसे ही इसे ध्यान से देखिए, 4 sin 2 ओमेगा टी, इस बार t के साथ कितना लिखा हुआ है, 2 ओमेगा। सो इसका जो टाइम पीरियड है, इसे t1 कर देता हूं, इसे t2 कर देता हूं। दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय 2 ओमेगा, दैट इज पाई बाय ओमेगा, पाई बाय ओमेगा। अब देखो ये कितना था, 2 पाई बाय ओमेगा, ये कितना है, पाई बाय ओमेगा, दैट मींस इट इज t1 बाय 2, ये t1 का। तो पहले यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे, समझिए। हर कोई इस क्लास में ये जानता है कि टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा और ओमेगा इज 2 पाई बाय टी। तो वहां से शुरू कर रहा हूं। आप साइन फंक्शन को समझ चुके हैं, जो टी के साथ लिखा होता है वो ओमेगा है और ओमेगा इज 2 पाई बाय टी। तो फर्स्ट फंक्शन में जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। सेकंड फंक्शन में कितना आएगा, यानी देखो टी के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 ओमेगा, सो इट विल बी t2 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 2 ओमेगा। 2 पाई बाय 2 ओमेगा मतलब पाई बाय ओमेगा। आप देख सकते हैं ये इससे डबल था, यानी कि ये इससे हाफ, यानी t2 इज इक्वल टू t1 बाय 2। यानी कि यहां ध्यान से देखना, t के साथ जो लिखी थी वो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इससे इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है। फ्रीक्वेंसी डबल होने का मतलब क्या है, आप दुगनी स्पीड से चलो। जैसे मान लो यहाँ सेंटर पे ना 2 क्लासेस होती है हर रोज +1 की। एक बच्चा तो ऐसा जो सिर्फ एक क्लास में आता है, एक ऐसा जो दोनों क्लासेस में आता है। तो जो दोनों क्लासेस में आता है उसकी फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली ज्यादा हो गई, उसका टाइम पीरियड कम हो गया। वही चीज यहाँ समझनी है आपने कि ओमेगा फ्रीक्वेंसी एंड 2 ओमेगा फ्रीक्वेंसी, डबल फ्रीक्वेंसी यानी हाफ टाइम पीरियड। गॉट इट। अब आपसे पूछा जाए कि पूरा फंक्शन अपने आप को कितने टाइम के बाद रिपीट करेगा, तो देखना ध्यान से, ये वाला अपने आप को 2 पाई बाय ओमेगा के बाद रिपीट करेगा, लेकिन इसने तो उसके आधे भी रिपीट कर लिया था। तो एक बार पाई बाय ओमेगा में रिपीट किया, फिर 2 पाई बाय ओमेगा में रिपीट किया, और इसने अपने आप को 2 पाई बाय ओमेगा में ही रिपीट किया। यानी दोनों ने एक साथ कब रिपीट किया, 2 पाई बाय ओमेगा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ पूरी तरह। जैसे मैंने ए और बी दो बॉयज का एग्जांपल लिया था, ए 2 के ऊपर आता है, फिर 4 के ऊपर आता है, फिर 6 के ऊपर आता है, और बी पहले 3 के ऊपर आता है, फिर वापस 6 के ऊपर आता है। दोनों एक साथ कब आए, 6 पे आए। यहाँ पे देखो फिर से, इसका टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा है, इसका टाइम पीरियड पाई बाय ओमेगा है। ये 2 पाई बाय ओमेगा पे आएगा, फिर 4 पाई बाय ओमेगा पे आएगा। ये पहले कब आएगा, पाई बाय ओमेगा, फिर 2 पाई बाय ओमेगा। तो जैसे 2 पाई बाय ओमेगा पे आया तो ये भी तो आया हुआ है, यानी दोनों एक साथ आ गए ना, दोनों ने एक साथ वैल्यू अटेन करी, दैट मींस उनका कंबाइंड टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई बाय। क्लियर? लिखे अपनी कॉपी में, लिखिए शाबाश। कंसीडर ए कॉम्पोजिट फंक्शन, कंसीडर ए कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट मतलब दो फंक्शन को कंबाइन करके आगे। कॉम्पोजिट फंक्शन y इज इक्वल टू 3 sin ओमेगा t प्लस 4 sin 2 ओमेगा। कोई चीज समझ नहीं है तो पूछ लेना ना, पूछ लेना 3 sin ओमेगा t प्लस सेकंड पार्ट को 4 sin 2 ओमेगा। अगर यहां से दिखाई ना दे रहा हो तो आ जाएगा। सो कॉम्पोजिट फंक्शन 3 sin ओमेगा t प्लस 4 sin 2 ओमेगा t हो गया। अब लिखिए फाइंड इट्स टाइम पीरियड। फाइंड इट्स टाइम पीरियड मतलब पूरे फंक्शन का टाइम पीरियड। तो उस पर लिखते हैं कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट लिखें, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, it is combination of
combination of two periodic functions, combination of two periodic functions, and hence overall time period, and hence overall time period is LCM of those windows, like LCM of those. अब फिर देखो जिसको क्लियर ना हो 3 sin ओमेगा टी, तो ये जो है ये क्या बन गया, टाइम पीरियड की फॉर्म में करेंगे तो t is equal to 2 पाई बाय ओमेगा, यहाँ पे करेंगे तो 2 पाई बाय 2 ओमेगा, तो लिख लीजिए अलग से टाइम पीरियड ऑफ 3 sin ओमेगा टी, टाइम पीरियड ऑफ 3 sin ओमेगा टी, लिखते हैं t1 is equal to 2 पाई बाय ओमेगा, तो लिखें टाइम पीरियड ऑफ 4 sin 2 ओमेगा टी, अलग से नेक्स्ट लाइन में 4 sin 2 ओमेगा, तो t2 is 2 pi by 2 omega, that's pi by omega, that's t1 by 2, ठीक है। तो ऐसे जनरल अंडरस्टैंडिंग बनाओ भाई, जितनी देर में ये फर्स्ट वाला अपने आप को रिपीट करेगा, इसको 2 बार रिपीट कर चुका होगा, यानी जब ये दूसरी बार रिपीट करेगा तो फिर दोनों एक साथ नो, क्लियर। सो लिख दें has the overall time period is 2 pi by omega, hence the overall time period is 2 pi by omega. Done? 2 pi by omega. चलिए प्रैक्टिस करते हैं, 2-3 क्वेश्चन रोल करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट वन, yt this time is equal to 2 cos of pi times nu t plus sin of 2 pi nu t, 2 pi nu t। अभी न्यू किसका सिंबल होता है, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा किसका सिंबल था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आपने ये फॉर्मूला पढ़े थे सर्कुलर के अंदर कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी भी लिखा जा सकता है और 2 पाई इनटू न्यू भी लिखा जा सकता है, ठीक है। कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो पता है सबको, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी एंड 2 पाई इनटू न्यू। अब आ जाइए वापस यहाँ पे, पिछले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्टली ओमेगा लिखा था, इस बार ओमेगा को इस फॉर्म में डाल दिया, यहाँ पे पाई इनटू न्यू लिखा, यहाँ पे 2 पाई इनटू न्यू, फाइन। अब इन दोनों का टाइम पीरियड हमें देखना है, हमेशा ध्यान रखें टी के साथ जो लिखा हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा, टी के साथ जो भी है वो ओमेगा को रिप्रेजेंट, तो लिखना शुरू करें। ओमेगा 1 कितनी आ गई, पाई इनटू न्यू, तो भाई t1 कितना बन गया, नंदेश बताओ t1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 पाई बाय ओमेगा 1, सो 2 पाई बाय pi into nu, that makes it 2 by nu, ठीक है। ये t1 हो गया। अब ओमेगा 2 कितना है, 2 पाई into nu, तो भाई t2 कितना हो गया, 2 पाई बाय 2 पाई into nu, that is 1 by nu, 1 by nu। सो आप देख सकते हो t2 जो है वो t1 by 2 है, देखो t1 कितना आया 2 by nu और t2 कितना आया 1 by nu, तो इसका हाफ है ना, यानी t2 is t1 by 2। इसमें क्या समझ आ रहा है, ये टाइम आधा है, जितने में ये फंक्शन अपने आप को 2 बार रिपीट करेगा ये फंक्शन 1 बार रिपीट करेगा, तो भाई दोनों का कंबाइंड टाइम पीरियड कितना हो गया 2 by nu, लिख दे, hence the overall time period becomes 2 by nu, hence overall time period becomes 2 by nu, ठीक है। चलिए
तो ये मैं आपको सीक्वेंशली अलग अलग टाइप से एक ही चीज पे कमांड कर रहा हूँ। आपको क्लियर होना चाहिए कि टी के साथ जो भी लिखा जाएगा वो ओमेगा है और उससे टाइम पीरियड फाइंड किया जा सकता है बाय राइटिंग 2 पाई बाय दैट। चलो और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार फिर से लिखते हैं y t इज इक्वल टू, आपने यहाँ एक चीज देख ली, साइन साइन का फंक्शन हो चाहे साइन और कॉस का फंक्शन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए फिर से इट इज a sin ऑफ 3 pi t प्लस b cos ऑफ 2 pi t। चलो बताओ इस बार क्या आएगा। करो करो सॉल्व करो। जो बेसिक समझा रहा हूँ उस पे कमांड करने के लिए अलग अलग टाइप से क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपको एक ही चीज पे स्टिक करना है, जो भी स्मॉल टी के साथ लिखा है वो क्या चीज है, ओमेगा है, और टाइम पीरियड निकालना है तो 2 पाई बाय ओमेगा करके। तो शाबाश, किसी को घबराने की जरूरत नहीं, कोई चीज नहीं क्लियर हो तो पूछ सकते हो। तो टी के साथ जो भी लिखा हो तो कैपिटल टी सो फर्स्ट का देखें तो ओमेगा 1 कितना बन गया 3 पाई और ओमेगा 2 कितना बन गया 2 पाई। तो भाई t1 कितना बना 2 पाई बाय ओमेगा 1 दैट इज 3 पाई। ये कितना आ गया 2 बाय 3 सेकंड। अब ज्यादा रियल लगा आपको 2 बाय 3 सेकंड आ गया। ऐसे ही यहाँ पे t2 सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 2 पाई बाय 2 पाई दैट इज 1 सेकंड। अच्छा बताना 2 बाय 3 सेकंड ज्यादा है या 1 बाय 1 सेकंड ज्यादा है। 1 सेकंड ज्यादा है ना। 2 बाय 3 जब दूसरी बार रिपीट करेगा तो कितना बन जाएगा 4 बाय 3 है ना। और थर्ड टाइम रिपीट करेगा तो कितना बन जाएगा 6 बाय 3। तो मैंने थोड़ा सा हिंट दिया। अब आप मुझे बताएंगे ओवरऑल टाइम पीरियड कितना आ गया 2 सेकंड्स। बिल्कुल सही। मुझे इन दोनों का एलसीएम कंसीडर करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये अपने आप को फर्स्ट टाइम रिपीट करेगा 2 बाय 3 सेकंड पे, सेकंड टाइम रिपीट करेगा 4 बाय 3 सेकंड पे, थर्ड टाइम रिपीट करेगा 6 बाय 3 सेकंड यानी 2 सेकंड पे। एंड लुक एट इट केयरफुली, ये अपने आप को पहली बार रिपीट करेगा 1 सेकंड पे जो कहीं भी मैच नहीं कर रहा, फिर रिपीट करेगा 2 सेकंड पे जो एग्जैक्टली यहां पे मैच कर। सो दैट्स इट, गॉट इट। अब तो आसान लग रहा होगा। सो आपको पहले तो ये समझना है कि साइन और कॉस के फंक्शंस होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। अब मैंने आपको उसकी पीरियोडिसिटी दो तरीके से समझाई, अगर एंगल की फॉर्म में सोचे तो 2 पाई, और अगर टाइम की फॉर्म में सोचे तो कैपिटल टी, और कैपिटल टी होता है 2 पाई बाय ओमेगा। बहुत बढ़िया शाबाश। तो जब यहां से देखते हो कंपोजिट फंक्शंस तो उसमें जितने पार्ट लिखा हो चाहे 10 पार्ट्स हो, उन सभी का अलग अलग टाइम पीरियड निकालो और सबका उठा के क्या निकाल दो एलसीएम निकाल दो। वेरी गुड। चलिए फाइन। सो अब अगर आप सोच रहे हैं तो 10 मिनट पहले आपको लग रहा था पता नहीं क्या अजीब सा कुछ है इस समय, और धीरे धीरे वो टॉपिक फिर आपको शायद क्लियर हो गया। हो गया आवाज तो आई देखो। चलो मान लेते ठीक है। आप में से यहाँ पे जितने आए हुए हैं उनमें से कोई ऐसा है जिसको प्रिंटेड नोट्स नहीं मिले होंगे ना। 1 2 3 ओके। क्लास के बाद एक बार चेक कर लेंगे, अगर रखे होंगे तो मैं आपको दे दूँ। जो पहले वाले उन सबके पास है ना। तो आप जैसे सेकंड पेज ओपन करोगे, करो जरा सेकंड पेज ओपन करो, उस पे लेफ्ट साइड टॉप में क्वेश्चन है क्वेश्चन। तो कोशिश करो वो क्वेश्चन करने की। मैं एक बार लेके आता हूँ। तो जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनके पास भी है ये, ठीक है ना। आप सभी के पास सॉफ्ट कॉपी है, तो उसका सेकंड पेज आप ओपन करेंगे तो वहां पे फर्स्ट क्वेश्चन देखें, which of the following functions of time represent periodic and non periodic। सिर्फ आपको पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक कैटेगराइज करना है। नॉन पीरियोडिक वो होता है जो अपने आप को कभी रिपीट नहीं करता, है ना। बिफोर डूइंग द क्वेश्चन दो चीजें वैसे सुन लीजिए, अगर कोई फंक्शन लॉगरिथमिक शो किया गया या फिर एक्सपोनेंशियल शो किया गया, e की पावर है, तो वो अपने आप को रिपीट नहीं करता। हैव यू एवर हर्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या है, आपने लॉकडाउन स्टार्ट होते यूट्यूब चैनल शुरू किया और धड़ाधड़ आपके फॉलोअर्स बढ़ते चले गए, तो ये होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और ऐसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन होता है जो बहुत बड़े स्केल को छोटा करके दिखाता है। तो यहाँ पे समझते हैं फर्स्ट वन, sin ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी इज इट पीरियोडिक। व्हाट इज द पीरियड
आवाज नहीं आ रही है, ऐसे बदल याद 2 पाई बाय ओमेगा। वेरी गुड, तुम्हारी आवाज आएगी तभी तो इनको लगेगा कुछ मिस कर रहे हैं। सो साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी दोनों का इंडिविजुअल टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा है। जिनके पास नोट्स ना हो मैं लिख देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज sin ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी। सो वी कैन सी इसका टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, इसका टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, दोनों का सेम है। सो ओवरऑल टाइम पीरियड भी 2 पाई बाय ओमेगा हो गया। मूविंग ऑन टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज sin of omega t plus cos of 2 omega t plus sin of 4 omega t. This is it. तो फर्स्ट वाले का टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, सेकंड वाले का पाई बाय ओमेगा और थर्ड वाले का पाई बाय 2 ओमेगा। तो अगर ऐसे देखा जाए, ये अगर t है तो ये कितना है? t by 2। ऐसे देखो ध्यान से, if this is t, this is या t1 कर देता हूं, this is t2 which is equal to t1 by 2 and this is t3। t3 कितना है? t1 by 4। एग्जैक्टली एक ही की फॉर्म में कन्वर्ट करो ना ताकि इजी हो। सो फिर देखिए, this is t1, t2 is pi by omega which is this by 2, t3 is pi by 2 omega which is t1 by 4। तो भाई सीधी बात है यार, जितने में ये अपने आप को एक बार रिपीट करेगा, ये 2 बार करेगा और ये 4 बार करेगा। एग्री करते हो? तो ओवरऑल टाइम पीरियड कितना बन गया? 2 पाई बाय ओमेगा। हर कोई क्लियर है आपको? देखो ध्यान से, सिर्फ मैथमेटिकल मत जाना, अंडरस्टैंडिंग के साथ जाना। इसका टाइम पीरियड t1 by 2 है, ये पहली बार t1 by 2 पे रिपीट करेगा, दूसरी बार मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज t1 पे रिपीट करेगा, तीसरी बार 3t1 by 2 पे रिपीट करेगा एंड फोर्थ टाइम, अब देखो पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से, तो अब कितने पे करेगा? 2t। ये क्लैरिटी। अगर इसका रिपीटेशन देखें तो फर्स्ट टाइम ये रिपीट करेगा t1 by 4 पे, सेकंड टाइम रिपीट करेगा t1 by 2 पे मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया, थर्ड टाइम रिपीट करेगा 3 टाइम्स t1 by 4 पे और फोर्थ टाइम रिपीट करेगा t, यानी t1 टाइम में ये तो अपने आप को एक बार रिपीट करता है, ये अपने आप को 2 बार रिपीट करता है, कहां चला गया? ये आ गया सेकंड टाइम, और ये फोर्थ। लेकिन अगर चारों को एक साथ पकड़ना है तो कितने टाइम के बाद पकड़ पाओगे? 3। गॉट इट? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ऐसे आपको मिले एक टाइम के ये डिविजन्स है, सब डिविजन्स है, तो इन दैट केस दैट इटसेल्फ बिकम्स द एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वही बन जाएगा टाइम। तो इसका आंसर क्या बन गया? 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, थर्ड पार्ट जो है दैट इज e raised to minus ओमेगा t। तो ये कैसा है? नॉन पीरियोडिक। एक्सपोनेंशियल इज नॉन पीरियोडिक because it would not repeat itself. Similarly, log of omega t again is non-periodic. तो देखते ही आपको पता चलना चाहिए exponential and logarithmic are non-periodic. Fine. चलो अब एक थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट और करेंगे। लिखिए जरा, स्टार मार्क करके लिखिए। oscillatory motion of simplest kind, oscillatory motion of simplest kind is known as simple harmonic motion। ठीक है ना? अगर आप में से कोई ऐसा जिसने कल की क्लास मिस करी है तो वहां से मुझे क्या चाहिए वो फिर बता देता हूं। अगर आप किसी चीज का ऑसिलेशन कंसीडर कर रहे हैं तो एक मीन पोजीशन डिफाइन की जाती है। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज मीन पोजीशन? उसके बारे में कुछ खास बात बता सकते हैं? दैट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। व्हेन समबडी सेज इक्विलिब्रियम, वहां पे क्या चीज जीरो होनी चाहिए? एक बच्चे ने कहा रेस्ट। देखते हैं, डिस्कस करेंगे, पता नहीं वो सही है कि नहीं। बोलते जाओ, टेंशन जीरो होनी चाहिए, और टेंशन तो वैसे हमेशा जीरो होनी चाहिए, नहीं? मोमेंटम जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें हैं। एक बच्चे ने बोला रेस्ट होना चाहिए, एक ने कहा कि टेंशन नहीं होनी चाहिए, दूसरे ने कहा कि वो तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। फिर नेट फोर्स और मोमेंटम, ये सब कुछ सुनने को मिला। टॉर्क नहीं बोला यार किसी ने भी, टॉर्क भी हो सकता है, बट चलो अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ऐसे सीधा सीधा कर रहे हैं, तो उसमें टॉर्क के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। बट अदरवाइज आपको पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम 3 तरह का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल।
अभी हम जो मेन पोजीशन है उसे कौन सा इक्विलिब्रियम माने, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये थोड़ा सा मैं आपको लिखवाऊंगा आज इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में, बट यहाँ पे समझते जाइए जो ये ऑसिलेटरी मोशन था जिसमें एक मेन पोजीशन डिफाइन की जाती है, तो एक्सट्रीम पोजीशंस डिफाइन की जाती है, और उस मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सी फोर्स, क्या स्पेशल नाम कर रहे थे आप फोर्स के लिए, रीस्टोरिंग फोर्स, जो रीस्टोर करने की कोशिश कर रही है। शायद आपको ये एग्जांपल और क्लियर करे चीजों को। ये बॉल है, बॉल के अंदर एक बॉल रखी हुई है, इस बॉल को थोड़ा सा ऊपर उठा के छोड़ देते हो तो वापस आती है, कौन सी फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी गुड, कल डिस्कशन हुआ था इस सब चीजों के ऊपर। तो ग्रेविटी से वापस लाती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसे रीस्टोर करने का काम कर रही है। तो ये पोजीशन कौन सी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर इसी बॉल को उल्टा करके रख देते और इसके ऊपर किसी तरह से इस बॉल को एक बार बैलेंस कर दे तो है तो अभी भी इक्विलिब्रियम, बट अब अगर कोई आगे से जरा सा टच कर दे तो बॉल तो नीचे भाग जाएगी, कभी वापस नहीं आएगी। सो दिस वाज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। So it's very important to understand when we say mean position, we are talking about stable equilibrium. तो स्टार मार्क करके लिखिए, mean position refers to stable equilibrium. Refers to stable equilibrium where, ऐसे करके लिख देना, F net is equal to 0, tau net is equal to 0. तो सीबीएसई पॉइंट से हमें टॉर्क की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट कॉन्सेप्ट वाइज आपको पता होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम जहां पे नेट फोर्स भी 0 और टॉर्क भी 0 है। अच्छा, कोई चीज आप एनर्जी की फॉर्म में बता सकते हैं? भाई जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, मैक्सिमम होती है, या इंटरमीडिएटली? आप कब स्टेबलाइज होगे? याद करो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सपोज आपको 1 लाख रुपए दे देती, तो आप में स्टेबिलिटी कब आएगी? जब वो सारे खर्च हो जाएंगे, या तो आपने इन्वेस्ट कर दिए होंगे, या दोस्तों में गरीबों बांट दिए होंगे ना, कुछ किया होगा। सो ठीक कह रहे हैं आदित्य आप, a person, an object becomes stable when the potential energy becomes minimum. Second relevant example is when you stand, when you sit and when you lie down. आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किस पोजीशन में? सोने वाली पोजीशन में। क्यों? क्योंकि आपकी नेवल बॉटम पे पहुंच गई है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। याद रखिए इस बात को, जब तक एनर्जी है तब तक शांत कैसे बैठ सकते हैं? इक्विलिब्रियम मतलब शांत बैठाना। शांत बैठाना तो भी एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को? पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना, राइट? साथ में मेंशन करें, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, potential energy is minimum, right? And kinetic energy is maximum. Potential energy is minimum and kinetic energy is maximum. तो अब कोई आपको कभी भी मीन पोजीशन बोले तो क्या क्या बात याद आनी चाहिए? स्टेबल इक्विलिब्रियम में जहां पे फोर्स टॉर्क 0 है, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम को आपने यहां तक रेज किया, रेज करके रिलीज कर दिया, रिलीज किया तो भाई ऐसे करके नीचे आएगा, यहां से भागेगा। सोचो इस पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, आप जानते हैं जितना ऊपर जाएगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहां से जैसे नीचे आया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, और इस जगह पे इसकी कौन सी एनर्जी मैक्सिमाइज हो गई? काइनेटिक एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूसेस एंड बिकम्स मिनिमम and kinetic energy becomes maximum. This is the mean position. ठीक है? That's all. चलिए, तो mean position आपको ध्यान देना चाहिए। एक चीज और क्लियर करता हूँ, काफी सारे बच्चों को लग रहा था कि वहां पे रेस्ट होना चाहिए। तो देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट होना जरूरी नहीं। दो तरह से डिफाइन करते हैं हम इक्विलिब्रियम को, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। जैसे आप सभी बैठे हो इस टाइम, यू आर इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, आप रेस्ट में भी हो, आपके ऊपर नेट फोर्स 0 भी है। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर, बहुत लंबा सा 2 किलोमीटर लंबा रोड है जिसमें कोई बम्प नहीं है, आप कंटिन्यूअसली 40 किलोमीटर पर आवर से स्कूटी ड्राइव करते हुए जा रहे हो, तो क्या आपके ऊपर कोई नेट फोर्स है? नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है।
सीधा पोजीशन चेंज होगा तो वेलोसिटी से होती है। आप लिंक करो, फोर्स का जीरो होना मतलब एक्सेलरेशन का जीरो होना, एक्सेलरेशन का जीरो होना मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट तो हो सकती है ना। इसीलिए इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, स्टैटिक एंड डायनामिक। सो जो बच्चा रेस्ट बोल रहा है वो किसके बारे में सोच रहा है, स्टैटिक के बारे में। बट आपके माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए कि डायनामिक भी हो सकता है, दैट मींस यू मे बी मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। सो इसीलिए रेस्ट नहीं बोलना, फोर्स, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये बात। आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम बात कर रहे थे कि भाई सिंपलेस्ट काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन को क्या बोला जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ इज द टाइम दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। राइट डाउन सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, write down, it may be defined as to and fro, may be defined as to and fro motion of an object around a mean position, to and fro motion of an object around a mean position under the effect of restoring force, under the effect of restoring force which is directly proportional to displacement, which is directly proportional to displacement and directed opposite to it, directly proportional to displacement and directed opposite to it. ठीक है, तो अब जब कोई एसएचएम बोलेगा तो पहली चीज जो दिमाग में आएगी वो क्या आएगी, F is equal to, F is proportional to x but F is equal to minus of k। रिस्टोरिंग तो चाहिए, लेकिन रिस्टोरिंग अगर x की फर्स्ट लॉ पे डिपेंड कर रही है तो वो कैसा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे स्प्रिंग का केस याद है आपको, एक स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप होती है, इलास्टिक फोर्स डेवलप होती है, वो ऐसे लिखते हैं F = -kx। इसीलिए अगर उसके साथ कोई मास अटैच कर दिया और उसे हल्का सा खींच के छोड़ दिया तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक, कारण फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि हम बहुत सारे एग्जांपल्स अलग अलग टाइप के करेंगे। जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर पानी की बाल्टी भर गई और एक लकड़ी का टुकड़ा, इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा जिसको गुटका भी बोलते हैं, वो रखें, उसे आराम से सेटल होने दें और फिर उसे हल्का सा नीचे प्रेस करके और छोड़ दें, तो क्या करेगा, वो ऐसे ऐसे डांस करेगा, है ना। तो ये मोशन कौन सा हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत ज्यादा नहीं पुश करना, हल्का सा पुश करके छोड़ना, दैट बिकम्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे पहले एक एग्जांपल मैंने दिया कि स्प्रिंग के साथ मास अटैच्ड है, उसे हल्का सा खींच के छोड़ दिया, तो वो भी क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर एक काम करें, जो मैंने अभी बाउल का एग्जांपल लिया था, कांच का बाउल लें और उसमें कंचा रखें, उस कंचे को थोड़ा सा ऊपर उठा के छोड़ दें, तो वो भी क्या करेगा, बार बार ऐसे मूव करेगा। आपने उस कंचे को बहुत हल्का सा हिलाना है, बहुत ज्यादा नहीं। ये डिफरेंस है ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। ध्यान से सुनना, अगर मैंने कंचे को बहुत ऊपर ले जाके छोड़ा तो उसका मोशन ऑसिलेटरी तो होगा लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, और अगर मैंने उसे जरा सा डिस्प्लेस करके छोड़ा तो उसका मोशन कैसा कहलाएगा, सिंपल हार्मोनिक। ये चीज मैं आपको और बेटर वे में पेंडुलम के फॉर्म में समझा सकता हूं। सिंपल पेंडुलम हैंग कर रहा है, मैंने उसे बस देखना जरा, इतना सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, वो ऐसे से मूव कर रहा है, ये तो उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन अगर मैं उसे यहां तक उठा के छोड़ा, ऑसिलेट तो तब भी कर रहा है लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक नहीं। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कब होगी, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना और ऑपोजिटली डायरेक्टेड होना जरूरी। क्लियर, तो लिखिए जरा, दैट इज F is proportional to x and F is equal to minus kx, F is equal to minus kx, right? To and fro motion about mean position under a restoring force which is directly proportional to displacement and directed opposite to it. अब फोर्स को ma लिख सकते हैं क्या, फोर्स इज ma, ma is equal to minus kx,
सो यहां से a फाइंड करते हैं, a बन जाएगा माइनस k बाय m इंटू x। देखिए ध्यान से, a कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ k बाय m इंटू x। तो a को d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो x का डिफरेंशिएशन क्या बनता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या बनता है, एक्सेलरेशन। यानी x को अगर मैं दो बार डिफरेंशिएट करूं तो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। So at the place A, we can say it is d square x by dt square. x का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन dx by dt is velocity, उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दें, यानी d square x by dt square, ये बन जाता है एक्सेलरेशन। This is equal to minus of k by m into x। ये इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिख दें, d square x by dt square is equal to minus k by m into x is the basic equation of SHM। ठीक है, अब यहाँ आपके सिलेबस में लीनियर ऑसिलेशन है, लीनियर ऑसिलेशन है तो उसमें वेक्टर साइन लगाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल स्केलर में कर सकते हैं। लिखिए जरा, इन केस ऑफ लीनियर ऑसिलेशन, लीनियर मतलब एक लाइन के अलावा, we can write d square x by dt square is equal to minus of k by m into x। ठीक है, सिर्फ ये करो, वेक्टर साइन हटा दो। नाउ d square x by dt square plus k by m into x is equal to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आती है सॉल्व करनी। ये एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक क्या होती है, ax square plus bx plus c is equal to 0, वो तो आती है आपको सॉल्व करनी। ये है डिफरेंशियल फॉर्म है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमारी पहुंच से बाहर है और ना ही आपको परेशान किया जाएगा। सिंपली लिख देते हैं, दिस इज आउट ऑफ दिस स्कोप बट इट्स सॉल्यूशन इज ऑफ दिस काइंड। लिखें, वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन इज x is equal to a cos of omega t plus phi, phi नॉट लिखोगे, और x is equal to a sin of omega t plus phi। एकदम नया है आपके लिए, कुछ हवा नहीं है, कहां से आ गया, भगवान ने उतार के भेज दिया कि बच्चा जब ये दिखाई दे डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसका आंसर क्या होगा, साइन या कॉस के फॉर्म। बस ऐसे ही एक्सेप्ट करना है तो परेशानियां कम होंगी, क्योंकि ये आप ये मानिए कि बीएससी एमएससी वाले स्टूडेंट सॉल्व करते हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, तो हमें उसकी जरूरत नहीं। बट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका सॉल्यूशन हम समझते हैं कि क्या होना चाहिए, x is equal to a cos of omega t plus phi naught या x is equal to a sin of omega t plus phi naught is one of the possible solution। डन। इसमें एक स्पेशल केस ये भी तो हो सकता है ना कि phi naught को 0 कर दें, जो आपने मेरे साथ सीखा भाई, cos omega t sin omega t तो आपको पता ही है ना, 2 पाई के बाद रिपीट करते हैं, तो ये भी लगभग वैसे ही है। तो नेक्स्ट क्लास में इनके ऊपर मैं आपको पूरा डिस्कशन दूंगा। तो आज की क्लास में जो नया हमने पढ़ा वो बेसिकली क्या पढ़ा, अभी बंद मत करना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपलेस्ट काइंड ऑफ ऑसिलेशन है, जिसमें आप x इक्वल टू माइनस के से स्टार्ट करते हैं, एक्सेलरेशन तक पहुंचे, d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर लिखा, ये एसएचएन की इक्वेशन बन गई लीनियर के लिए, उसका पॉसिबल सॉल्यूशन ये बना। इसका पूरा डिस्कशन मैं कल करूंगा आपके साथ। अभी मुझे जो सेकंड क्वेश्चन बचा हुआ वो सेकंड क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना है। स्टार मार्क करके लिख दीजिए, स्टार मार्क करके लिखिए, if a given function can be reduced in the form of single sine or cosine function, if given function can be reduced in form of single sine or cosine function, single sine or cosine function, it is simple harmonic, it represents simple harmonic motion, it represents simple harmonic motion। ठीक है, समझिए। अभी मैंने पहले आपको समझाया कॉन्सेप्चुअली कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या है, बहुत हल्का सा डिस्प्लेस किया और उस डिस्प्लेसमेंट में फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट एक्ट करती है,
और उसके प्रोपोर्शनल रहती है, उसे मैथमेटिकली लेके एक इक्वेशन डिराइव करी। अब आपको ये बता रहा हूँ कि अगर किसी भी गिवन फंक्शन को आप ऐसे रिड्यूस कर पाए तो क्या बन जाएगा, सिंपल हार्मोनिक। तो देखो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ yt इज इक्वल टू 3 sin pi t, मैंने लिखा सर, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस और नो? अब इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? अभी भी क्या बताया, अगर एक फंक्शन सिंगल साइन या सिंगल कोसाइन की फॉर्म में लिखा जा सके या तो वो क्या बन जाता है, सिंपल हार्मोनिक। तो बताइए फिर से, इज इट सिंपल हार्मोनिक? वेरी गुड। सेकंड लेता हूं, yt इज इक्वल टू cos ऑफ पाई बाय 2t, इज इट सिंपल हार्मोनिक? तो देखो आवाज कम हो गई है, अगेन इट इज सिंपल हार्मोनिक। अब फिर से एक फंक्शन लेता हूं, yt इज इक्वल टू से 3 sin pi 2 pi t प्लस 4 cos 2 pi, इज इट सिंपल हार्मोनिक? आपको लग रहा है कि सिंपल हार्मोनिक नहीं है, पर यही सिखाना है आपको, इट कैन बी रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंगल साइन फंक्शन। दिस इज द लास्ट जॉब टू बी डन फॉर टुडे, ठीक है? पहले देखें, ये तो क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये क्लियर नहीं हुआ, तो इसके लिए एक डेरिवेशन करेंगे छोटी सी, लिखिए जरा, लिखिए लिखिए। अभी वैसे भी बारिश हो रही है तो आप कहीं क्लास तो कर नहीं पाएंगे, 2 मिनट मुझे दे दीजिए बस, या छोड़ूं? किसी क्लास से अभी 5 मिनट है ना आपके पास? तो भाई सुन लो, अब ऑनलाइन वालों घर ही बैठे हो, 5 मिनट और दे दो बस मुझे। लिखिए जरा, to show that ft is equal to a sin omega t plus b cos omega t represents SHM. To show that ft is equal to a sin omega t plus b cos omega t represents SHM. अब देखने में तो एक साइन फंक्शन भी आ गया, कॉस भी आ गया, बट आपको तरीका समझाएंगे जिसमें ये सिंगल साइन की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अभी आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जो बोलूंगा लिखते जाओगे, जब एक बार और रिवाइज करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। लिखते जाएं, let a is equal to capital A cos phi, small b is equal to capital A sin, ठीक है ना? कभी कभी सारी बात मान लेनी चाहिए, जो बोल रहा हूं बस लिखते जाओ फटाफट। सो स्मॉल a is equal to capital A cos phi, small b is equal to capital A sin phi, इसे 1 लिख देते हैं, इसे 2 लिख देते हैं, ये हमने लेट किया अपनी तरफ से। तो इसका मतलब ft क्या बन गया, वैल्यू पुट करते हैं, ये बन गया a sin ऑफ ओमेगा t cos phi प्लस, देखते रहो ध्यान से, स्मॉल a के प्लेस पे डाल दिया तो a sin ऑफ ओमेगा t cos phi प्लस b के प्लेस पे कैपिटल A cos ऑफ ओमेगा t sin phi। मेरे साथ साथ कंप्लीट करते जाए सभी। अब यहां से मैं a को कॉमन निकाल लेता हूं, आई गेट sin ओमेगा t cos phi, कोई मैथ्स का स्टूडेंट हेल्प कर सके तो करे जरा, प्लस cos ऑफ ओमेगा t sin phi। हां जी, क्या sin ओमेगा t cos phi प्लस cos ओमेगा t sin phi को सिंगल साइन फंक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है? आपको पता है sin a cos b प्लस cos a sin b is sin a plus b। तो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर थोड़ा आराम से बोलो, क्या हमारा दिमाग खराब कर रहे हो? sin a plus b, देखिए sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin। तो kindly write this down, मेडिकल स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली sin a plus b आपको पता होना चाहिए, sin a cos b plus cos a sin। आपको नहीं पता, जब डीएनए के बारे में पढ़ना पड़ता है तो ये सब दोबारा पढ़ना पड़ता है बायो के अंदर। हाँ, ये मजाक समझ रहे हो? तो देखें अब आगे, सो a बाहर आ गया, sin ओमेगा t cos a plus cos ओमेगा t sin phi can be written as a into sin of a plus b। a का रोल कौन प्ले कर रहा है, ओमेगा t, और b का रोल phi। अब तो क्लियर हो गया? क्या अब सिंगल साइन फंक्शन दिखाई दे रहा है? थोड़ी सी कमी है, क्या कमी है? हमें ना तो भाई phi के बारे में कुछ पता, ना ही हमें a के बारे में पता। तो एक काम करते हैं, लिखिए जरा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2। देखो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से a स्क्वायर कॉमन आएगा और अंदर आएगा cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi, ये तो 1 बन जाएगा। करें शाबाश। जो मैंने दो चीजें लेट करी थी उसी को डील कर रहा हूं, स्क्वायर करके ऐड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2।
आप देख सकते हैं ये 1 बन जाएगा। तो दैट मीन जो a स्क्वायर है वो एक्चुअली में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। a कितना बन गया? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। थोड़ी सी परेशानी कम हुई। क्यों कम हुई भाई? ये जो स्मॉल a भी है ये तो क्वेश्चन में गिवन है। कैपिटल ए हमने लेट किया था पर हमने देख लिया कैपिटल ए कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल a एंड b, राइट? सो ये यहां लिखा है। अब बचा 5। 5 के लिए क्या करूं? सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूं। लिखिए डिवाइड इक्वेशन 2 by 1। डिवाइड इक्वेशन 2 by 1। 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? b by a is equal to a कैंसिल sin upon cos x tan phi। tan phi is equal to b by a आ गया। दैट मींस phi को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स b by a। ध्यान दें b by a is tan phi, so phi is tan inverse b by a। डन। अब इसको और इसको दोनों को उठा के यहां डाल लिखिए हेंस। बस लास्ट लाइन आज के लिए ft इज इक्वल टू कैपिटल A के प्लेस पे आ गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाई के प्लेस पे आ गया tan इनवर्स b by a। अब आप देखेंगे कोई भी अननोन चीज इस एक्सप्रेशन में नहीं है। ठीक है? सो अब एक बार ना डायरेक्टली इसे और इसे कंपेयर करें। आपको प्रोवाइड किया गया ft is equal to a sin omega t plus b cos omega t। it can be written as under root of a square plus b square, a square plus b square under root sin of omega t plus phi। phi क्या था? tan inverse b by a। सब कुछ यहीं से मिल गया। लेकिन एक कंडीशन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ ओमेगा हो या 2 ओमेगा दोनों सेम हो जाए। यानी t का कोएफिशिएंट जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए। ये डिफरेंट हो सकते हैं a और b, बट t का कोएफिशिएंट डिफरेंट नहीं हो सकता। दैट्स इट। डन। तो पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया उसमें 3 और 4 लिखे हुए थे ना। अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना बन जाता है? 5। तो उसमें यहां 5। कल कंटिन्यू करेंगे इसके साथ आगे। तो आपको सेकंड क्वेश्चन अपनी तरफ से ट्राई आउट करके, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। और जिन बच्चों को मैंने जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स हैं एक्चुअली आपकी क्लास में, उनको मैंने 1 मंथ के लिए एक प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म दिया है अपनी तरफ से एज चिल्ड्रंस डे गिफ्ट। आप कहेंगे सीबीएस वाले सर हमें क्यों नहीं दिया? वो ऑब्जेक्टिव प्लेटफॉर्म बेसिकली इसलिए उनको दिया है। तो उसके लिए आपके लिए आज शाम को 8 बजे एक डेमो क्लास डेमो सेशन रखा गया है, जिसमें जहां से मैंने पिक किया है उनकी टेक्निकल टीम आपको सिखाएगी कि आपको ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली कैसे यूज करना, राइट? सो इवनिंग 8 o'clock। थैंक यू वेरी मच।